चलें, इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट रेडिएशन। मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स बता दिए थे रेडिएशन का, बेसिक डिफरेंस बता दिया था कि हाउ इज रेडिएशन डिफरेंट फ्रॉम कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। साइड बाय साइड मैंने आपको रेडिएशन का ये भी बता दिया था कि व्हाट इज इट डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। आई टोल्ड यू व्हाट surfaces emit radiation and what are the properties of radiation. अब जो मुझे डील करना था वो था parameters dealing with surface emission properties. There are certain parameters which deal with the surface emission properties, यानी आपके जो surface होते हैं ना, opaque surface हो गया, black surface हो गया, white surface हो गया, grey surface हो गया, colored surface हो गया, उनके साथ कुछ parameters होते हैं जो deal करते हैं surface emission properties के अंदर। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा important parameter है वो है total emissive power। क्या ये चीज है, इनकी अभी बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर टोटल एमिसिव पावर है, उसके बाद मोनोक्रोमैटिक एमिसिव पावर है, इमिशन फ्रॉम रियल सरफेस है। ये तीन पैरामीटर्स मोर इंपॉर्टेंट हैं कंपेयर टू द अदर पैरामीटर्स। द अदर पैरामीटर्स डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि आपके रेडिएशन की कितनी एनर्जी है, कितनी इंटेंसिटी है रेडिएशन की। उसके अलावा डेंसिटी एंड रेडिएशन, डेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड प्रेशर तब आएगा जब आपकी गैसेस भी उसमें इन्वॉल्व होंगी, पर रेडिएशन कितना उसका पावर जा रहा है। तीसरा रेडियोसिटी होता है। रेडियोसिटी होता है द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन, कितना आपका टोटल रेडिएशन है, दैट इज रेडियोसिटी। एंड द सरफेस इमिशन वर्सेस इरेडिएशन प्रॉपर्टीज, के कितनी आपकी रेडिएशन इरेडिएट कर रही है। इरेडिएशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन व्हिच कम्स ऑन टू द सरफेस, एंड रेडियोसिटी इज टोटल रेडिएशन गिवन ऑफ। तो कितना आपका ये हो रहा है, ये तमाम पैरामीटर्स डील करते हैं सरफेसेस के साथ। मगर हमारे काम के लिए सबसे तीन इंपॉर्टेंट है, टोटल इमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर एंड एमिसिविटी। ये तीन आपको मालूम होने चाहिए इस पूरे चार्ट में। तो अब लेट अस गो ऑन कि ये है क्या चीज। लेट अस टॉक अबाउट द टोटल इमिसिव पावर व्हिच इज आल्सो गिवन बाय ई। टोटल इमिसिव पावर को अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, टोटल इमिसिव पावर is the total amount of radiation emitted by a body per unit area and time। यानी एक बॉडी कितना अमाउंट रेडिएट करती है पर यूनिट एंड टाइम, इसको हम टोटल इमिसिव पावर बोलते हैं। अगर मुझे इमिसिव पावर को डिफाइन करना है, इसके यूनिट आपको मालूम होने चाहिए और इसके फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए। टोटल इमिसिव पावर का जो यूनिट है वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब रोल नंबर 1 प्रेजेंट। 1 अफजल हैं क्लास में? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, तो अफजल को क्यों नहीं आ रही? मुझे ये बताएं कि, या आप लोग में से कोई बता दे कि इसके यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर क्यों है, और यहां पर तो मैं डिफाइन कर रहा हूं टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया एंड टाइम। तो एरिया तो आ गया, टाइम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वॉट जो है वो जूल अपॉन सेकेंड है, यानी इसका जो दूसरा यूनिट होगा वो होगा जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो ये नहीं भूलिएगा कि यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर आपको डिफाइन करना हो तो पर यूनिट एरिया तो आपको दिख रहा है, टाइम नहीं भूलिएगा कि टाइम पर यूनिट टाइम भी इसके डेफिनेशन में आता है। बच्चे क्या करते हैं डेफिनेशन में, दे से टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया अगर बन गया तो सिर्फ मीटर स्क्वायर इनकॉर्पोरेट होगा, बट ये वॉट पर मीटर स्क्वायर है। इन अदर वर्ड्स वॉट इज जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। जूल जो होता है वो उसकी एनर्जी हो रही है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो दैट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ टोटल एमिसिव पावर। अब जो आपका एमिसिव पावर है ना ब्लैक बॉडी का, अकॉर्डिंग टू ब्लैक बॉडी
Stephen-Boltzmann emissive power is defined as the Stephen-Boltzmann is proportional to absolute temperature to the fourth power. इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लैक बॉडी के अंदर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जो कि होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं. ब्लैक बॉडी की जो इमिसिविटी होती है दैट इज डिफाइंड एज सिग्मा टी टू द पावर 4. मैंने आपको पहले बोला था कि रेडिएशन के अंदर आपका पावर 4 कैलकुलेशंस होता है. तो दिस क्लियरली शोज दैट दिस इज अ रेडिएशन का फॉर्मूला. इमिसिविटी, टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. टोटल इमिसिव पावर E का मतलब है जस्ट द टोटल इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी. टोटल इमिसिव पावर B का मतलब है इट इज द टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज सिग्मा T टू द पावर 4. इसके भी जो यूनिट होंगे वो वॉट पर मीटर स्क्वायर में होंगे, क्योंकि टोटल इमिसिव पावर के यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर में होते हैं. बिलफर्ज अगर आपको कोई चीज की एरिया दी जाए और मैं आपसे सिर्फ पूछूं एनर्जी पर टाइम, यानी मैं आप क्वेश्चन में देखेंगे जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो उस क्वेश्चन में एनर्जी मेंशन की गई होगी. जब मैं आपसे एनर्जी की बात करता हूं या एनर्जी पर टाइम की बात करता हूं तो आपके यूनिट हो जाएंगे वॉट. इसका मतलब ये हुआ कि आप EB को A से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर सिग्मा T पावर 4 वॉट पर मीटर स्क्वायर है, इसको अगर आप मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके यूनिट वॉट में आ जाएंगे. तो टोटल इमिसिव पावर कैन बी फाउंड इन इट्स नॉर्मल यूनिट्स विच आर वॉट पर मीटर स्क्वायर, और इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ its energy when the area is given to you, or per unit area I am asking you to calculate the answer. स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4. इस केल्विन पावर 4 की वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा था कि रेडिएशन के जो न्यूमेरिकल हैं उसके अंदर अपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, चाहे वो फॉरेनहाइट में हो, रैंकाइन में हो या सेल्सियस में हो. रेडिएशन के सवाल एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन में सॉल्व किए जाते हैं, तो प्लीज कन्वर्ट योर रेडिएशन वैल्यूज इनटू केल्विन. अब यहां पर मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि कोई भी बॉडी है ना, उसका अगर टोटल इमिसिव पावर लिया जाए तो असल में जो फॉर्मूला होता है टोटल इमिसिव पावर का वो होता है समथिंग कॉल्ड इमिसिविटी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा टी टू द पावर 4. मगर ब्लैक बॉडी के लिए मैं सिर्फ सिग्मा टी टू द पावर 4 लिख रहा हूं. इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि इमिसिविटी जो होती है वो ब्लैक बॉडी के अंदर उसकी वैल्यू 1 होती है. इमिसिविटी की वैल्यू ब्लैक बॉडी में 1 होती है, इसीलिए मेरा ब्लैक बॉडी का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा टी टू द पावर 4 लिखा होता है. अगर ये कोई और बॉडी होती, व्हाइट बॉडी होती, ग्रे बॉडी होती, ओपेक बॉडी होती, तो उसका जो फॉर्मूला होता वो होता सिग्मा multiply by emissivity multiply by T to the power 4. But in the case of a black body, emissivity is equal to 1. Hence you can write this formula. So agar any student writes emissivity of the black body, total emissive power of a black body is emissivity of the black body multiplied by sigma multiplied by T to the power 4, that is also considered correct. That is the correct formula. या अगर वो इसको ये फॉर्मूला लिख दे, ये भी करेक्ट है. अब बात करते हैं मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर की. पहले तो मुझे ये बताएं कि इससे पहले मैंने मोनोक्रोमैटिक की बात करूं, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर का यूनिट क्या होगा? लाइट पर मीटर क्यूब. है सर मीटर नहीं. वॉट. वॉट. क्या होगा? व्हाट होगा? यस सर, वॉट. देखें,
मेरा वर्ड क्या है, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर, टोटल इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का जो यूनिट है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर है। तो चाहे मैं टोटल इमिसिव पावर करूं या मैं मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर करूं, उसका यूनिट वही होगा, बिकॉज इट इज यूनिट ऑफ इमिसिव पावर। पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इमिसिव पावर इसमें भी है, तो इसका यूनिट होगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, इसको वॉट कर लेते हैं। चाहे वो टोटल इमिसिव पावर हो, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर हो, पार्शियल इमिसिव पावर हो, उसके जो यूनिट होते हैं वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ये तो हमने पहले डिफाइन कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है मोनोक्रोमैटिक से। सिंगल वेवलेंथ होगी। चलें सही है, सिंगल वेवलेंथ होगी। मोनो ने आपको बता दिया सिंगल, क्रोमैटिक ने आपको बता दिया कि जब आप इसकी बात कर रहे हो तो इट इज समथिंग टू डू विद द वेवलेंथ इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। क्योंकि मैं आपको वैसे ही बात कह रहा था कि हमारा इंटरेस्ट विजिबल लाइट के अंदर है, तो सिंगल वेवलेंथ हो गई। कॉमन सेंस बोलता है सिंगल वेवलेंथ। टोटल इमिसिव पावर जो होता है वो ओवरऑल टोटल पावर देखा जाता है। मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर जो देखा जाता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए देखा जाता है एट अ टाइम। सो ऑफन इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द सरफेस। कभी आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्पेक्ट्रल उसका रेडिएशन देखना है कि मेरा स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या रेडिएशन इंपैक्ट हो रहा है मेरी यूवी लाइट के अंदर। उस केस में एट एनी गिवन टेम्परेचर amount of radiation emitted per unit wavelength varies at different wavelength। हर टेम्परेचर के ऊपर जो रेडिएशन एमिट होगा पर वेवलेंथ के ऊपर वो वेरी करेगा डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेवलेंथ चेंज कर लूं तो मेरे आंसर पे फर्क होगा हर गिवन टेम्परेचर पे। कॉमन एग्जांपल, यूवी लाइट की वेवलेंथ अलग है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ अलग है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ अलग है। स्पेसिफिक वेवलेंथ वही है। अगर उस टेम्परेचर के ऊपर मैं इसी रेंज की बात करूं तब तो मेरे आंसर पे फर्क नहीं है। 10 टू द पावर -7 की रेंज में हूं तो मेरे आंसर पे फर्क नहीं होगा। मगर अगर मैं 10 टू द पावर -4 पे चला जाऊं और मेरा टेम्परेचर वही रहे 500, तो डेफिनेटली मेरे आंसर के ऊपर कोई फर्क होगा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 टू द पावर -4 और -7 के बीच में होता है। 10 टू द पावर -4 और -7 के बीच में आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ होंगी। इंफ्रारेड होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, और इन दोनों के बीच में विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होगा जो आपको कलर दिखाएगा जहां से ये क्रोमेटोग्राफी आई है कलर स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इन सच केसेस जहां पर आपके पास एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर पर यूनिट वेवलेंथ की आप वैल्यूज ढूंढ रहे हैं, in such cases monochromatic emissive power of the surface is used। यानी यहां पर जब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मोनोक्रोमैटिक वेवलेंथ बताएं या सिंगल वेवलेंथ के बारे में बताएं। जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंशिएट करना। तो इस केसेस में आप मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर यूज करते हैं। इसका डेफिनेशन देखें, सेम डेफिनेशन। This is defined as the rate of energy, उधर भी मैं rate of energy कर रहा था, radiated per unit area of surface per unit wavelength। यानी आप per unit area of the surface per unit wavelength कर रहे हो। बाद में जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यूनिट चेंज होंगे, मगर आप इसकी जब बात करोगे तो इट इज गोइंग टू बी सेम, दैट इट इज द मोनोक्रोमैटिक यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर। जब आप बाद में करोगे तो बाद में इसका यूनिट चेंज होगा, मगर अगर मैं सिर्फ आपसे मोनोक्रोमैटिक पावर पूछूं तो इसको आप यूं सॉल्व करोगे। ये जो इंटीग्रेशन कैसे आया है, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ अ डेरिवेशन। यू डू नॉट नीड टू नो दिस, you only need to know this particular formula and the fact that monochromatic wavelength is for a particular wavelength, monochromatic power। तीसरी जो मैं बात करता हूं
emission from the real surface emissivity. The emissive power from a real surface is given by E is equal to emissivity multiplied by sigma multiplied by A multiplied by T to the power 4. ये देखें यहां पर मैंने इसके यूनिट वॉट में लिखे हैं क्योंकि मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. अगर मैं इमिसिव पावर या इमिशन लिखता E मल्टीप्लाई बाय सिग्मा मल्टीप्लाई बाय T टू द पावर 4 तो यकीनन ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में आता इसका भी आंसर, where E is the emissivity of a material. अब मुझे इधर emissivity को डिफाइन करना पड़ेगा. What is emissivity? Emissivity is defined as the ability of the surface of a body to radiate heat. अगर आपसे emissivity पूछा जाए तो आपने सिंपली बोलना है it is the ability of the surface of a body to radiate heat. ये उसका एक डेफिनेशन है. दूसरा डेफिनेशन क्या है? दूसरा डेफिनेशन है इट इज द रेशियो. अगर ये रेशियो होगा तो एमिसिविटी के यूनिट्स नहीं होंगे. इट इज द रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट इक्वल टेम्परेचर. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इक्वल टेम्परेचर. यानी आपने एक दफा एमिसिव पावर ऑफ योर बॉडी निकालना है डिवाइडेड बाय द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी निकालना है तो आपको एमिसिविटी निकल जाएगी. एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी के यूनिट क्या होते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर. एमिसिविटी के भी यूनिट क्या होंगे? वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर. तो एमिसिविटी ऑफ योर सरफेस डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ योर सरफेस डिवाइडेड बाय द एमिसिव पावर ऑफ योर ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिसिविटी. एक चीज याद रख लें, दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक. Emissive power of the black body is the highest. Black body से ज्यादा कोई चीज का emissive power नहीं होगा, इसीलिए डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा ब्लैक बॉडी आएगी. तो अगर ब्लैक बॉडी का emissive power हाईएस्ट होगा, ऊपर वाला जो emissive power हो सकता है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है कि ब्लैक बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी. तो एमिसिविटी 1 हो सकती है. 1 से ज्यादा एमिसिविटी नहीं हो सकती. यानी एमिसिविटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होगी डिपेंडिंग अपॉन योर सरफेस. इफ इट इज योर ब्लैक बॉडी योर एमिसिविटी वुड बी 1. इफ इट इज योर व्हाइट बॉडी योर एमिसिविटी इज गोइंग टू डिक्लाइन accordingly. So the value of emissivity varies for different substances ranging from 0 to 1. For a black body, emissivity is equal to 1. For a white body, emissivity is equal to 0. तो अगर 0 हो गई तो emissivity वैसे ही white body की नहीं होगी, वहां पर वो 0 हो गई है. और ग्रे बॉडी के लिए it varies from 0 to 1. तो अगर मेरी बॉडी 0.5 हो वो भी ग्रे बॉडी होगी, 0.7 हो वो भी ग्रे बॉडी होगी, 0.9 हो वो भी ग्रे बॉडी होगी. अगर वो कंप्लीटली 1 हो तब मैं उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी अज्यूम करता हूं, मगर हकीकत में 1 भी नहीं हो सकती है. ये हम अज्यूम करते हैं क्योंकि हम ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी को 1 अज्यूम करेंगे. तो मेरा ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी वाला फॉर्मूला क्या बन सकता है, या एमिसिव पावर वाला फॉर्मूला क्या बन सकता है? सिग्मा AT4. ऐसे क्या है? सिग्मा AT4 एमिसिविटी. अगर ब्लैक बॉडी की 1 हो गई, ये बन गई ब्लैक बॉडी की सिग्मा AT4. इसीलिए मैं बोल रहा था कि असल में फॉर्मूला से पहले एमिसिविटी होती है, मगर ब्लैक बॉडी में वो 1 होती है तो हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड थिंग, अगर मैं बोलता हूं मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है और अगर एक नॉर्मल सरफेस है उसका जो एमिसिविटी है वो 0.9 है, यानी कोई ग्रे बॉडी है उसकी एमिसिविटी 0.9 है. अगर मैं टेम्परेचर चेंज नहीं करता हूं, एरिया भी मेरी सेम है,
स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर ये मैं तीनों पैरामीटर इस इमिसिविटी से मल्टीप्लाई करूं 0.9 से, तो मेरा आंसर छोटा आएगा या बड़ा आएगा टुवर्ड्स द ब्लैक बॉडी के निस्बतन? जी छोटा आएगा, डेफिनेटली छोटा आएगा। 0.9 इज स्मॉलर देन 1, छोटा आएगा। इसीलिए एक बात मैंने बोली थी अभी इसी लेक्चर के अंदर कि इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज द ग्रेटेस्ट। कोई भी बॉडी का इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लैक बॉडी के अंदर इमिसिविटी 1 होती है। इसीलिए टू फाइंड द रेशियो ऑफ द इमिसिविटी या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इमिसिविटी, आपने क्या करना होता है? इमिसिव पावर ऑफ योर बॉडी डिवाइडेड बाय द इमिसिव पावर ऑफ योर ब्लैक बॉडी। सपोज आपकी इमिसिव पावर ऑफ योर ब्लैक बॉडी आता है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और आपका जो इमिसिव पावर ऑफ योर ग्रे बॉडी वो आता है 80 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आपकी इमिसिविटी क्या हो गई? जीरो पॉइंट 0.8 हो गई। तो इमिसिविटी वैल्यू कोई भी 0 और 1 के बीच में करेक्ट होगी। ये थी 3 चीजें जो मैंने आपको बताई। क्या बताया? टोटल इमिसिव पावर, मोनोक्रोमैटिक इमिसिव पावर एंड इमिशन फ्रॉम अ रियल सरफेस। रियल सरफेस इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हकीकत के अंदर हमारे पास रियल सरफेस होते हैं। ग्रे बॉडी जो होती है वो एक रियल सरफेस होता है, ब्लैक बॉडी जो होती है वो एक हाइपोथेटिकल केस है। जिस तरह आइडियल गैस नहीं होती है, इट इज अ रियल गैस, इसी तरह एक कंप्लीटली ब्लैक बॉडी या ब्लैक सरफेस नहीं होता है। हम अज्यूम करते हैं एक ब्लैक बॉडी है फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। देयर इज नो सच थिंग एज अ ब्लैक बॉडी इन लाइफ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको इमिशन फ्रॉम अ रियल सरफेस इमिसिविटी की बात की। तो यहां पर 3 फॉर्मूले हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। एक तो ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, द फॉर्मूलाज विच विल नॉट बी गिवन इन रेडिएशन। यू शुड ऑल्सो नो दिस फॉर्मूला ब्लैक बॉडी का। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूजुअली मैं दे देता हूं, वैसे तो यू शुड नो। जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8 है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 5.67 into 10 to the power -8 है। आइडियली यू शुड नो दैट, मगर जिस वक्त मेरा मूड अच्छा होता है मैं दे देता हूं। एक दफा मैंने नहीं भी दिया था, बट क्योंकि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट शुड बी नोन। प्लैंक्स कांस्टेंट वुड बी गिवन टू यू, बट स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज अ 50-50। आपको वैसे ये वैल्यू याद रखनी चाहिए स्टीफन बोल्ट्जमैन की। अब हम बात करते हैं सर एक क्वेश्चन है। पूछें। सर ये ब्लैक बॉडी तो सिर्फ अब्जॉर्ब करती है, इमिशन उसकी 0 होती है, तो इमिसिविटी भी 0 होनी चाहिए। इमिसिविटी क्यों? सर क्योंकि वो सिर्फ अब्जॉर्ब करती है, एमिट तो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, ब्लैक बॉडी जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतनी रेडिएट भी करेगी। इमिशन और इमिसिविटी डिफरेंट थिंग्स हैं। अभी आप खुद देखेंगे इमिसिविटी 1 कैसे है। आ रहा हूं मैं उसके ऊपर। एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेडिएशन की चीज है वो लॉज और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फॉलो करते हैं। क्योंकि वो रेडिएशन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, आपकी जो रेडिएटिव रेज है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो आपकी कोई भी रेडिएटिव रे अगर जो हो, यानी यूवी लाइट से आ रही हो, इंफ्रारेड लाइट से आ रही हो, या विजिबल लाइट से आ रही हो, 3 चीजें हो सकती हैं। एक चीज है आपकी एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्ब हो सकती है। दूसरी चीज है रिफ्लेक्ट, के वो हिट करे और दोबारा रिफ्लेक्ट करे। तीसरी चीज है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब है ना उसने अपने अंदर अब्जॉर्ब किया ना उसने रिफ्लेक्ट किया, वो सीधा पास हो गई।
तो ये तीनों केसेस हो सकते हैं, एब्जॉर्ब के, रिफ्लेक्ट के, ट्रांसमिट के। इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज इरेडिएशन। पीछे आपको वन ऑफ द प्रॉपर्टीज के अंदर इरेडिएशन कहा गया था। इरेडिएशन होता है वो टोटल इंसिडेंट रेडिएशन होता है कि कितनी आपकी स्ट्राइक कर रही है, इंसिडेंट हो रही है आपकी रेडिएशन। It is defined as the total incident radiation on a surface from all directions per unit time per unit area of the surface। यानी हर डायरेक्शन में से जितनी रेडिएशन आ रही है, ऊपर से आ रही है, साइड से आ रही है, एंगल से आ रही है, नीचे से आ रही है, उन तमाम का जो सम है उस पर्टिकुलर एरिया पे जितनी वो स्ट्राइक कर रही है वॉट पर मीटर स्क्वायर में होती है। सही है, कोई मसला नहीं है। हम इस इंसिडेंट रेडिएशन को G से सिग्निफाई करते हैं। ये एक डेरिवेशन में कर रहा हूं, हम इसको G से सिग्निफाई करते हैं। और जो ये स्ट्राइक करती है ये तीन पॉसिबल थिंग कर सकती है। एक हो सकता है कि ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्लेक्ट का मतलब है GR। एक हो सकता है कि ये ट्रांसमिट कर सकती है, ट्रांसमिट का मतलब GT, T को हम टॉर से भी सिग्निफाई करते हैं। और तीसरी जो होती है वो होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब को हम अल्फा से सिग्निफाई कर सकते हैं। यानी हमारे पास तीन फिनोमिना हैं, हमारे पास या तो एब्जॉर्ब होगी, या रिफ्लेक्ट होगी, या ट्रांसमिट होगी। क्या चीज? टोटल एनर्जी। कीपिंग इन माइंड दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इरेडिएशन जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी पर एरिया टाइम, पर एरिया टाइम एनर्जी है। तो अगर मैं बोलूं 100 जूल्स है तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी और एब्जॉर्ब होगी वो भी 100 होगी। तो आई कैन से दैट अगर मेरी टोटल G है, टोटल मेरी इरेडिएशन एनर्जी G है, और अगर वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, ट्रांसमिट भी हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ G अल्फा, G टॉर, GR, what is it equal to? जी G। यही चीज मैंने की, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। टोटल इंसिडेंट रेडिएशन है वो G है। इस G के अंदर कुछ पोर्शन है जो रिफ्लेक्ट हो गया, ये GR हो गया। कुछ पोर्शन है जो बॉडी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, वो G अल्फा हो गया। और कुछ पोर्शन है जो स्ट्राइक करते ही सीधा ट्रांसफर हो गया, ट्रांसमिट हो गया, ये G टॉर हो गया। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, G अल्फा प्लस GR प्लस GT टॉर इज इक्वल टू G। क्योंकि यहां पर G है, यहां पर सब पे GR है, तो आई कैन ब्रिंग अ रिलेशन कि मैं पूरे इक्वेशन को G से डिवाइड कर दूं। G अल्फा अपॉन G, GR अपॉन G, G टॉर अपॉन G इज इक्वल टू G अपॉन G। G अपॉन G को तो मैं 1 बना देता हूं। G अल्फा अपॉन G जो है, या GA अपॉन जो G है, उसको मैं एक नया पैरामीटर बोलता हूं अल्फा। GR अपॉन जो G है उसको मैं एक नया पैरामीटर बोलता हूं रो। और तीसरा जो GT अपॉन G है उसको मैं नया पैरामीटर बोलता हूं टॉर। कुछ किताबों के अंदर ये मेंशन होते हैं अल्फा, बीटा, गैमा। ये आपके ऊपर है, आप अल्फा, बीटा, गैमा करो, आप अल्फा, रो, टॉर करो, दैट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अब देखें अल्फा क्या होता है, वो टोटल एब्जॉर्बिविटी होती है, यानी फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विच इज एब्जॉर्ब्ड। रो क्या होता है, रो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन व्हाइल रिफ्लेक्टेड। व्हाई एम आई सेइंग इट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि दिस इज GR अपॉन G। कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है टोटल एनर्जी में से, टोटल G में से, ये कितना एब्जॉर्ब हो रहा है टोटल G में से। तो अल्फा अगर मैं बोलूंगा तो अल्फा इज अ फ्रैक्शन। इसी तरह कितना ट्रांसमिट हो रहा है ये फ्रैक्शन है, GT अपॉन G। When the incident radiation is absorbed,
इट इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। जो भी आपका इंसिडेंट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको मालूम होनी चाहिए, अल्फा प्लस रो प्लस टोर इज इक्वल टू 1। और आपको कंडीशंस भी मालूम होनी चाहिए जो आप खुद डिराइव भी कर सकते हो। कैसे? अगर मैं टाइप्स ऑफ सरफेसेस की बात करूं, पहली बात मैं करता हूं ब्लैक बॉडी की। किसने मुझसे, याह्या ने पूछा था ना कि ब्लैक बॉडी E इज इक्वल टू एमिसिविटी क्यों है, 1 क्यों है? 42 आपने पूछा था। यस सर। इस सवाल को अपने पास रखिएगा, जब मैं आपको कर्शॉफ लॉ दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि E इज इक्वल टू 1 क्यों है। अभी इसका आंसर नहीं दे रहा हूं। कीप दिस क्वेश्चन विथ यू, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ सरफेसेस, टाइप्स ऑफ सरफेसेस में पहले आपका आता है ब्लैक बॉडी। अब परफेक्टली एब्जॉर्ब ब्लैक बॉडी, हम ये कहते हैं कि इसकी कंडीशन ये है कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करती है। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है, उसका जो रिफ्लेक्ट होता है वो 0 हो गया, जो टॉर हो गया वो 0 हो गया। तो आपका ब्लैक बॉडी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या बन जाएगा? अगर मैं बोलता हूं कि ब्लैक बॉडी सिर्फ एब्जॉर्ब करती है, ना रिफ्लेक्ट करती है ना ट्रांसमिट करती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ब्लैक बॉडी क्या बन जाएगा? एब्जॉर्बिविटी। नहीं, इक्वेशन क्या बन जाएगी? एब्जॉर्बिविटी कितनी बन जाएगी? 1 के बराबर। 1 बन जाएगी। क्यों 1 बन जाएगी? वैसे तो ये फ्रैक्शन है, मगर ब्लैक बॉडी के अंदर रो 0 है, टी 0 है, तो ब्लैक बॉडी का इक्वेशन बनेगा अल्फा इज इक्वल टू 1। ये लिखा हुआ है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू 1। वो यहां से डिराइव हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 1। सही है। Such a body is called a black body and is one which neither reflects nor transmits any part of the incident radiation। यानी ब्लैक बॉडी क्या होगी? जितना उसका रेडिएशन आएगा वो तमाम रेडिएशन को पहले एब्जॉर्ब करेगी और वो उस तमाम रेडिएशन को बाद में इमिट करेगी, ना वो ट्रांसमिट करेगी ना वो रिफ्लेक्ट करेगी। ये ब्लैक बॉडी की प्रॉपर्टी है, इसीलिए उसका जो रिलेशन होता है वो अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। ये वही बात है जो मैंने आपको 2 मिनट पहले कही थी। इन प्रैक्टिस अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी अल्फा इज इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। जिस तरह आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट, अ ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। इट इज अ हाइपोथेटिकल रिलेशन। हम assumption लेते हैं for calculation purposes, to make our calculations easy and to find out the emissivity of other bodies, we assume that there is a black body जिसकी emissivity is equal to 1। अगर हम कोई चीज को स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो हम कोई चीज को कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं? मैं बार बार थर्मोडायनेमिक्स का इसलिए रिफरल देता हूं क्योंकि मैं खुद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता हूं, तो सबसे ज्यादा एग्जांपल मैं अच्छा उधर से दे सकता हूं। इसका आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको याद होगा कि हमने एक चीज की थी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या था? डिविएशन ऑफ अ रियल गैस फ्रॉम एन आइडियल गैस एट सेम कंडीशंस। हमें उस Z की वैल्यू ढूंढनी थी। उस Z की वैल्यू ढूंढने के लिए हमें आइडियल गैस को स्टैंडर्ड बनाना था, इसीलिए आइडियल गैस रेशियो के नीचे आ रही थी, रियल गैस ऊपर आ रही थी। ये वही चीज है, यहां पर हमें एमिसिविटी ऑफ अ रियल सरफेस ढूंढना है, मगर एमिसिविटी ऑफ अ रियल सरफेस ढूंढने के लिए हमें उस सरफेस की एमिसिविटी को डिवाइड, उस सरफेस के एमिसिव पावर को रियल बॉडी के ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर से डिवाइड करना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर जो है उसको हमने स्टैंडर्ड रखा है ताकि हम रियल जो एमिसिव पावर है वो ब्लैक के एमिसिव पावर से डिवाइड करें, ताकि हमें सरफेस की एमिसिविटी मालूम पड़े। क्योंकि हकीकत में रियल सरफेस होता है, ब्लैक सरफेस नहीं होता है। तो दोनों का लिंक आपको समझ आया कि मैंने कंप्रेसिबिलिटी का एग्जांपल क्यों दिया कि जिस तरह हम आइडियल गैस को स्टैंडर्ड रखते थे, इसी तरह
हम ब्लैक बॉडी को स्टैंडर्ड रखते हैं और ब्लैक बॉडी को नीचे रखते हैं। ये बात क्लियर हुई? इलेवन 42 16 1 क्लियर है? तो मुझे बोले क्लियर है ताकि मैं आगे जाऊं। एक ब्लैक बॉडी का एक डमी डायग्राम है, हाइपोथेटिकल डायग्राम है। ऑल इंसिडेंट रेडिएशन इज एब्सॉर्ब्ड एंड देन इट इज इमिटेड एज अ रेडिएशन, दैट इज ऑल। एंड दिस इमिशन कितना इमिट कर रहा है ये ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 600 केल्विन है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 1000 केल्विन है, 1200 केल्विन है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओपेक बॉडी, ओपेक बॉडी के अंदर क्या होता है? when no incident radiation is transmitted through the body, अगर कोई इंसिडेंट रेडिएशन ट्रांसमिट नहीं कर रहा, इसका मतलब है ट्रांसमिशन इज जीरो। ट्रांसमिशन अगर जीरो हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अल्फा है और मेरे पास रो है। तो ओपेक बॉडी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1। ये मुझे नहीं मालूम कि अल्फा का कितना प्रोपोर्शन है, रो का कितना प्रोपोर्शन है, ये मुझे नहीं मालूम, बट अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1। ये कहां से आया? ये भी इसी इक्वेशन से आया। ब्लैक बॉडी के अंदर 0 0, अल्फा इज इक्वल टू 1। ओपेक बॉडी के अंदर ये 0 हो गया तो अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1। एंड ओपेक बॉडी इज अ रियल सरफेस। Generally, solids will not transmit unless the material is of very thin section. Metals and insulators generally absorb radiation. Metals और insulator absorb करेंगे, मगर जो glasses और liquids होते हैं वो opaque consider होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत आपका reflection भी होता है। तो ये जो properties होती हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 या अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1, ये होती हैं ग्लासेस और लिक्विड्स के लिए। मेटल्स के लिए आमतौर पे ये नहीं होती हैं। तीसरी आपकी होती है व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी इज द ऑपोजिट ऑफ द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या थी? ओनली एब्जॉर्ब। व्हाइट बॉडी क्या होगी? व्हाइट बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी एब्जॉर्प्शन जीरो हो गया। व्हाइट बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन जीरो हो गया। तो व्हाइट बॉडी की इक्वेशन क्या रही? व्हाइट बॉडी की इक्वेशन रही रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 1। यानी व्हाइट बॉडी क्या होगी? जितना उसका इंसिडेंट रे होगा वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट होगा, वो ना एब्जॉर्ब होगा ना वो ट्रांसमिट होगा। तो इफ ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच फॉल्स ऑन द बॉडी इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, देन दैट बॉडी इज नोन एज अ व्हाइट बॉडी। और हमारे पास दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका जिक्र मैंने पहले किया था जब मैं रेडिएशन की बात कर रहा था और रिफ्लेक्शन की बात कर रहा था। मगर फर्क क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं 50 डिग्रीज के ऊपर स्ट्राइक कर रहा हूं तो 50 डिग्रीज के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इंसिडेंट बीम, और जो इंसिडेंट बीम है वो तमाम डायरेक्शंस में जाएगी, और सॉरी इंसिडेंट बीम जो तमाम डायरेक्शन में जाएगी वो डिफ्यूज के लिए जाएगी। रेगुलर के अंदर सिर्फ एक इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगी। दूसरा डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ हाईली पॉलिश्ड एंड स्मूथ सर्फेसेस हैव सच कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो आपके पॉलिश सर्फेसेस होंगे वो इंसिडेंट रिफ्लेक्शन को रेगुलरली रिफ्लेक्ट करेंगे। डिफ्यूज के अंदर जो आपके रफ सर्फेसेस होते हैं वो हर डायरेक्शन में उसको स्कैटर कर देंगे, और एग्जांपल आपके रफ सर्फेसेस हैं जिनके कोई पॉलिश प्रॉपर्टीज नहीं है। इनका डिफरेंस ये है, इंसिडेंट रिफ्रैक्शन अगर आपका एंगल थीटा है तो थीटा के अंदर ही ये रेडिएट होगी, और यहां पर डिफ्यूज के अंदर क्या है, जो आपका इंसिडेंट है वो देखें हर डायरेक्शन में जा रहा है, और लाजमी नहीं है कि थीटा सेम है। ये जो थीटा है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस थीटा, this theta is different from this theta, it is just going in all directions scattered. This is diffused reflection, nothing to know about this, just the general differences. Gray body, gray body is known as an imperfect black body. एक होती है perfect black body और दूसरी होती है gray body जो black body और white body के बीच में आती है, मगर ये एक imperfect black body कहा जाता है।
ये इम्परफेक्ट क्यों कहा जाता है? इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पार्शली एब्जॉर्ब भी कर लेती है, पार्शली रिफ्लेक्ट भी कर लेती है और पार्शली ट्रांसमिट भी कर लेती है। तो ये इन बिटवीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी। सो इट पार्शली एब्जॉर्ब्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिकॉज इट इज पार्शली एब्जॉर्बिंग, इट इज एन इम्परफेक्ट ब्लैक बॉडी। क्योंकि अगर ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब करती तो मैं ये बोल सकता था ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। The radiative properties of alpha rho t are assumed to be uniform over the entire wavelength. मगर उसके वेवलेंथ के ऊपर बेशक अल्फा बीटा टॉर जो इनकी वैल्यूज हैं वो यूनिफॉर्म रहेंगी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। It is also defined as a body whose absorptivity of a surface does not vary with the temperature and the wavelength of incident radiation. ये इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ और टेम्परेचर के ऊपर वैरी नहीं करेगी इसकी एब्जॉर्प्टिविटी, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ये ग्रे बॉडी आती है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ग्रे बॉडी की जो वैल्यू है वो 1 से कम होगी, मे बी 0.9 हो जाए, 0.95 हो जाए, 93 हो जाए, ये एक ग्रे बॉडी है। अगर आपकी वैल्यू कोई 0.5 से लेकर 0.9 तक आ रही है या 0.7 आ रही है, बीच की कोई वैल्यू आ रही है, तो आप उसको कौन सी बॉडी कहेंगे? ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी क्यों कहेंगे? ग्रे बॉडी अगर इम्परफेक्ट है ना। 1 भी तो नहीं आ रही सर। 1 नहीं आ रही, मगर एक सेकेंड, लेट मी रिफ्रेज माई क्वेश्चन। उसको ग्रे बॉडी कहेंगे, मगर फर्ज करें कि अगर उसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अल्फा और रो का ट्रांसमिशन है, फिर वो ओपैक बॉडी के अंदर आ जाएगी। यानी इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस है। कभी कभी ये सुपर इंपोज कर देती है ओपैक और ग्रे बॉडी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ग्रे बॉडी की जो वैल्यू होती है वो 1 के करीब होती है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा जाता है। यानी ग्रे बॉडी की आपकी वैल्यू होगी 0.95, 0.9, 0.85, 1 के ये करीब करीब हैं, तो इनको हम ग्रे बॉडी कहा जाता है। Concept of a black body. A black body is an object that absorbs all the radiant energy reaching its surface. यानी जितनी उसकी एनर्जी आ रही है सब अब्सॉर्ब हो रही है, अल्फा इज इक्वल टू 1। No actual body is perfectly black, I have told you. Assumption. The concept of a black body is an idealization. Idealization का मतलब क्या है कि हम एक आइडियल केस ले रहे हैं, हकीकत में ये नहीं है, और इसकी हेल्प से हम तमाम रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल बॉडी को कंपेयर कर रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था इमिसिविटी इज द इमिसिव पावर ऑफ योर रियल बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ योर ब्लैक बॉडी। आप रियल बॉडी के इमिसिव पावर को ब्लैक बॉडी के इमिसिव पावर से कंपेयर करोगे तो आपको रेडिएशन प्रॉपर्टी ऑफ योर रियल बॉडी मालूम पड़ेगी कि मेरी रियल बॉडी की इमिसिविटी कितनी है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ब्लैक बॉडी की? 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये कि ये एब्जॉर्ब करता है इंसिडेंट रेडिएशन को, ट्रांसमिट नहीं करेगा रिगार्डलेस ऑफ द वेवलेंथ एंड डायरेक्शन। आपकी वेवलेंथ छोटी है, बड़ी है, इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट है, इट डज नॉट मैटर। ब्लैक बॉडी अगर होगी तो वो तमाम को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही तो वो रिफ्लेक्ट करेगा नॉर तो वो ट्रांसमिट करेगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, it will emit the maximum amount of thermal radiation at all wavelength at a specified temperature. कोई भी specified temperature के ऊपर ये maximum amount of thermal radiation को क्या करेगा? emit करेगा। देखें 2 different चीजें हैं। एक होती है transmit। transmit का मतलब पास होना। transmit is not the same thing as emit. emit का मतलब है वो खुद उसको फिर बाहर फेंकना, खुद बाहर फेंकता है। यानी पहले वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जितनी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी ब्लैक बॉडी इमिट करेगा। ट्रांसमिट क्या होगा? अगर आप ये डायग्राम देखें, ट्रांसमिट का मतलब है स्ट्राइक हो रहा है, डायरेक्ट पास हो रहा है, मगर ब्लैक बॉडी में हो नहीं रहा है। ब्लैक बॉडी में क्या हो रहा है? ये आ रही है एनर्जी आपकी ब्लैक बॉडी के अंदर, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है। ब्लैक बॉडी ने ये तमाम एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब की है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो रेडिएशन है
ब्लैक बॉडी यहां से इसको इमिट कर रहा है, एंड दिस इमिशन इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी. हायर द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, हायर द अमाउंट ऑफ इमिशन. तो अगर मेरा ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 400 केल्विन है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर 600 केल्विन है, 600 केल्विन वाले की जो इमिशंस होंगी वो ज्यादा होगी, उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी. दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज अ डिफ्यूज्ड इमिटर. एक सेकेंड. इट इज अ डिफ्यूज्ड इमिटर. डिफ्यूज्ड इमिटर का मतलब यह है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है. जो ब्लैक बॉडी की इमिशन है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, हर स्कैटर्ड के अंदर हो रही है. अगर आप ब्लैक बॉडी का डायग्राम देखें, ये एक हॉलो मैन डायग्राम है, जर्मन ने बनाया था. मेरे पास इतना टाइम नहीं है कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करने के लिए, पर मैं आपको मेन एक्सप्लेनेशन ये दे देता हूं कि यहां पर इन्होंने एक होल बनाया था. होल में से इन्होंने रेडिएट एनर्जी पास की थी. इन्होंने जब पास की थी तो इन्होंने ये देखा था कि पास करने के बाद ये यहां पर स्ट्राइक हुई थी. स्ट्राइक जब हुई थी तो मैक्सिमम जो हुई थी वो एब्जॉर्ब हो गई थी. रिफ्लेक्ट थोड़ी बहुत हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं थी, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई थी, मगर द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग वाज एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी. इसने यहां स्ट्राइक किया, यहां स्ट्राइक करने के बाद इधर आई, इधर गई, इधर गई. इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड मेनली थ्रू आउट द बॉडी. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे ऑब्जर्व्ड कि ब्लैक बॉडी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रही है. द सेकंड थिंग दे ऑब्जर्व वाज कि ये जो इसकी स्ट्राइकिंग है ना, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर है. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब ये हर तरह के डायरेक्शन में स्कैटर कर रही है. तो इन्होंने फिर ये अजम्पशन बनाया कि ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है ब्लैक बॉडी की कि ये डिफ्यूज इमिटर है. रेडिएशन डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. द रेडिएशन गोज इन ऑल डायरेक्शंस. पूछें अपना सवाल. सर जो ब्लैक बॉडी का हमारे पास टेम्परेचर होता है वो रेडिएशन की वजह से होता है, इंसिडेंट रेडिएशन? नहीं, उसका खुद भी कोई ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर होगा, क्योंकि देखें रेडिएशन तो कहीं बॉडी से आती है, बट यस it will also depend, it will just depend upon the temperature of the body. For example, the sun is your black body. कुछ क्वेश्चंस के अंदर सन इज अज्यूम टू बी द ब्लैक बॉडी. अब सन का ताल्लुक रेडिएशन से कहां से आएगा? क्योंकि जो रेडिएशन होगी वो तो दूसरी बॉडी पे स्ट्राइक करेगी ना. जी सर. तो टेम्परेचर का इसके उस पे नहीं लिंक है. अब आ जाए, नाउ आर द लॉज दैट यू नीड टू नो. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. सबसे पहले मैंने आपको कहा था द लॉ स्टेट्स दैट एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. हाउ डू आई नो दिस इज द ब्लैक बॉडी? आई नो दिस इज अ ब्लैक बॉडी बिकॉज मैंने एमिसिव पावर के साथ B लिखा है. अगर मैं सिर्फ E लिखता तो मुझे यहां पर एमिसिविटी भी डालना पड़ता. यानी अगर मैं नॉर्मल एमिसिव पावर लिखता तो मैं लिखता E सिग्मा T टू द पावर 4. क्योंकि ये एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी है, जो E की वैल्यू है वो 1 है, तो मेरा जो एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी है दैट इज नथिंग बट सिग्मा T टू द पावर 4. Stephen Boltzmann law. So the law states that the emissive power of a black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला कांस्टेंट है. और फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर मैंने आपको पहले बताया था कि रेडिएशन फॉलोज द फोर्थ पावर्ड लॉ. दैट इज व्हाई radiation is different from convection and conduction, which follow the first powered law. Where EB is the emissive power of the black body, emissive power is measured in watt per meter square. Sigma is the Stephen Boltzmann constant, 5.6 into 10 to the power minus 8. इसका यूनिट है watt per meter square Kelvin 4. ये जो इक्वेशन है sigma T to the power 4, that can also be written as 5.67 T to the power T upon 100 power 4, यानी T upon 100 का होल पावर 4. ये फॉर्म आप लिखें या ये फॉर्म आप लिखें, आपका आंसर सेम है. तो अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी 5.67 T upon 100 पावर 4 लिखता है, वो वही चीज है. क्योंकि ये चीज अगर खुलेगी तो ये बनेगी 5.67 into 10 to the power minus 8 मल्टीप्लाइड बाय आपका टेम्परेचर अगर 300 है, 300 टू द पावर 4. और ये इक्वेशन बनेगी 5.67 ब्रैकेट 300 डिवाइडेड बाय 100 होल पावर 4. इसका आंसर सेम आएगा. दिस
equation is just opened from this equation. There is no rocket science in it. So it is up to you whichever equation you want to use. सर इमिसिव पावर का यूनिट बता दो. Watt per meter square. ओके सर ये स्टीफन बोल्ट्जमैन की सर इसका तो लिमिटेशन भी होगी इस फार्मूले की. क्या सर कि अगर मैं बहुत छोटी वेवलेंथ ले ले, जैसे गामा रेज में ले लेता हूँ सर, तो एनर्जी इनकी इन्फिनिटी में आ रही है. हाँ तो मैंने कहीं अगर आप बोल रहे हो वेवलेंथ बहुत छोटी हो रही है, कितना? सर अगर मैं बहुत छोटी वेवलेंथ ले लेता हूँ तो इसका आंसर इन्फिनिटी में आएगा सर. तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है ये छोटी वेवलेंथ के लिए तो obey नहीं कर सकता. छोटी वेवलेंथ. अच्छा एक सेकेंड, आपने कहा आप वेवलेंथ छोटी लोगे. वेवलेंथ छोटी लेने का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होनी है. Yes, यही sir. है ना? गैमा Yes, रे sir. हो गई, एक्स रे हो गई. अगर आपको एक चीज याद है, मैंने क्या बोला था, हमारे जो रेडिएशन लॉज हैं दे आर फोकस्ड इन द रीजन फ्रॉम इंफ्रारेड, यूवी एंड विजिबल लाइट. वही बात. Yes, sir. कोई वजह से इस वेक्टर के अंदर लिया था. हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है that is only we are only interested in emission of thermal radiation. We are only interested in 10 to the power -4 to 10 to the power -7. -4 आपका इंफ्रारेड में है, -7 आपका यूवी रीजन में है, इसके बीच में इंफ्रारेड रीजन है. तो आपके जो कैलकुलेशन होते हैं वो इसी जोन में होते हैं. आगे जो आप लॉस देखोगे, इस लॉज में देखें, ये बाद में मैं आपको कल बताऊंगा, मगर क्लासिक लॉज में देखें, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रीजन. दिस इज आल्सो इंफ्रारेड, यूवी एंड विजिबल लाइट रीजन. कोई वजह से गैमा और उसके अंदर नहीं किया गया है. क्लियर हो गई बात आपकी? Okay, sir. लास्ट थिंग फॉर टुडे, कर्शॉफ्स लॉ. दिस डेरिवेशन. जी सर मैं एक और बात पूछी सर कि जो हमारे पास जो रेडिएशन होती है, सही है, उसका जो ब्लैक बॉडी होती है उसके साथ जो है ना कोई मतलब डिपेंडेंसी होती है या इनडिपेंडेंट होती है? क्या मतलब? कि फॉर एग्जांपल अगर हम जो है ना जो रेडिएशन हमारे पास ब्लैक बॉडी पे आ रही है उसका अगर हम एक्सपोजर टाइम जो है ना अगर थोड़ी देर के लिए और फ्यू आवर्स के लिए रखें तो दोनों के जो है ना टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी पे असर पड़ेगा कि नहीं? मैंने आपको क्या कहा था कि टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर और वेवलेंथ है तो उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा. ये पीछे स्लाइड के अंदर था. फॉर एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब तक आप वेवलेंथ उसकी चेंज नहीं कर रहे हो, नहीं पड़ेगा. अच्छा, ठीक है सर. कर्शॉफ्स लॉ समझ लें, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए और इंपॉर्टेंट है. 42 अभी बैठे हुए हैं या 42 चले गए? Yes, sir. आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कर्शॉफ का लॉ बता देगा. तो आप गौर से जरा सुनिएगा. ये जो कर्शॉफ है ना, इसका नाम आपने सुना हुआ है. ये वही कर्शॉफ है जिसने अपने कर्शॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिए थे. वो याद है ना कर्शॉफ्स लॉ जो आपने पढ़े होंगे? Yes, ये sir. वही कर्शॉफ है. अब गौर से सुने कर्शॉफ का लॉ बोलता क्या है. द लॉ स्टेट्स दैट एट एनी टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर के ऊपर, रेशियो ऑफ द टोटल इमिसिव पावर E to the total absorptivity alpha is a constant for all substances which are in thermal equilibrium with their environment. यानी आपका जो टोटल इमिसिव पावर E है वो आपकी एब्जॉर्प्टिविटी अल्फा के साथ E अपॉन A, यानी E अपॉन योर एब्जॉर्प्शन, ये कांस्टेंट होगा हर सब्सटेंस के लिए जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है. थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट का मतलब है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. थर्मली इट एन इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड. ये कर्शॉफ ने लॉ दिया. अब कर्शॉफ ने इसको प्रूव कैसे किया, आपको मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूं. इसकी पिक्चर ये है कि कर्शॉफ ने क्या किया कि कर्शॉफ ने एक बड़ी बॉडी ली है. अब उस बड़ी बॉडी की कोई एब्जॉर्प्शन है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो मैं ये दिखा रहा हूं. कोई एरिया है, कोई बॉडी है, कोई एब्जॉर्प्शन है. उस बड़ी बॉडी की एक एरिया है. जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज.